अगर पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने से या फिर इंसानी जंजीर या फिर कभी बत्ती गुल कर देने से वफ़ की प्रॉपर्टीज अगर बच जाती तो तेलंगाना में हज़ारों करोड़ों का इंक्रोचमेंट नहीं होता। मीम टीवी ये सवाल एमपी असदुद्दीन ओवैसी से हरगिज़ नहीं पूछता अगर वो वक्फ बोर्ड के मेंबर 1995 से ना होते। मीम टीवी ये सवाल मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से भी नहीं पूछता अगर वो ऐवान असम्बली में वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात या फिर CBCID इंक्वायरी करने का दावा करते। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है कि हुकूमतों के साथ मिलकर आवाम की आंखों में धूल झोंकना? न्यू बोयनपल्ली कब्रिस्तान पर बुलडोजर की तलवार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। यह लम्हा कितना कठिन है, कितना दर्दनाक है जब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या जिंदा रहने के बाद मरने का सुकून भी इस दौर में छीन लिया गया है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने इस सिलसिले में क्या खूब कहा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अभी 8 दिन ही नहीं गुजरे थे कि कोड़ंगल के कब्रिस्तान, चिल्ले और आशुर खाने पर बुलडोजर दौड़ा दिया गया था, जहां खबरें मिट्टी के ढेर में बदल दी गई थी। वो जख्म अभी भी ताजा ही थे कि आज मीम टीवी के सामने एक और इत्तला आई कि न्यू बोयनपल्ली के कब्रिस्तान को हुकूमत किसी भी वक्त रातों रात मिस्मार कर सकती है। न्यू बोयनपल्ली का यह कब्रिस्तान सिकंदराबाद कंटोनमेंट, जो कि मलकाजगिरी लोकसभा हल्के में आता है, 400 साल से कायम इस कदीम कब्रिस्तान की 1 एकड़ जमीन पर मौजूद 100 खबरों को मिस्मार करके उस पर रोड बिछा दी जाएगी। सिकंदराबाद मलकाजगिरी के दामन में मौजूद यह कब्रिस्तान मुसलमानों की तारीख, उनके जनाजों, उनके सब्र और सुकून का अमीन रहा है। मगर अब खबर यह है कि किसी भी रात बुलडोजर के पहिए यहां कब्रों पर चलने को तैयार है। तालबन के कब्रिस्तान के तहत 9 मसाजिद आती हैं और मुस्लिम बोर्ड के नाम से कायम यहां की एक मुंतखब कमेटी है, जिसका कयाम 1956 में हुआ था। इस कमेटी के मेंबर्स काफी तशवीश में मुब्तला है कि आखिर मुसलमानों के कब्रिस्तानों और शायर के साथ हुकूमत की जानिब से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। यह सवाल आज हर मुसलमान के दिल पर खंजर की तरह चुभ रहा है कि आखिर क्यों हमेशा मुसलमानों के कब्रिस्तान ही निशाना बनते हैं। कभी लैंड ग्रैबर्स कब्जा कर लेते हैं तो कभी हुकूमत तरक्की के नाम पर कब्रिस्तानों को उजाड़ देती है और कहीं तदफीन के लिए लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। क्या अब मरने के बाद भी सुकून हमारा मुकद्दर नहीं रहा? क्या यह 400 साल कब्रिस्तान आसार खदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के लायक नहीं था? क्या यह हमारी तारीख का हिस्सा नहीं था? मगर अफसोस कि जहां इसे विरसा करार दिया जाना था, वहां बुलडोजर की तलवार तैयार है। मुस्लिम मुसल्ला बोर्ड और तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वालों से हमारा सवाल है कि आखिर हमारे कितने कब्रिस्तानों को ऐसे ही मिस्मार कर दिए जाने के बाद आपका दिल मुतमईन होगा। वक्फ गेजेट के मुताबिक यह कब्रिस्तान 8 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिस पर पहले ही 4 एकड़ पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं और अब बचे हुए 4 एकड़ में से 1 एकड़ पर मौजूद 100 खबरों को मिस्मार कर दिए जाने की तैयारी है। जबकि इस सिलसिले में 2024 में चेयरमैन वक्फ बोर्ड एमपी असदुद्दीन ओवैसी और मोहम्मद अली शब्बीर को लेटर्स भी लिखे गए, गुजारिशात की गई, मगर वो सब वादे, सब यकीन दहानियां, सब दावे अब धूल में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जहां कोड़ंगल के कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला दिया गया है, वहां के मुकामी एमएलए जो कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनको यह बात याद रखना होगा कि जब तेलंगाना में कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं था, तब मलकाजगिरी के तमाम हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर रेवंत रेड्डी को मलकाजगिरी से लोकसभा के लिए मुंतखब किया था। उसके बाद वो एमपी बने, दिल्ली पहुंचे। एमपी रहते हुए वो तेलंगाना पीसीसी के प्रेसिडेंट भी बन गए और जब असेंबली इलेक्शन आए तब मलकाजगिरी से इस्तीफा देकर कोड़ंगल से इलेक्शन लड़े और आज जब वो रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन गए तो उसी मलकाजगिरी के कब्रिस्तान को मिस्मार कर देने के लिए अपना बुलडोजर तैयार कर रहे हैं। मलकाजगिरी के तमाम मुसलमानों, यहाँ की कब्रिस्तान की कमेटी के साथ साथ हमारा मुतालबा है कि न सिर्फ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बल्कि तमाम कांग्रेस के कायदीन की अब यह जिम्मेदारी है कि इस कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे सफदर अली मूसवी ने वहां पहुंचकर जिम्मेदारों से मुलाकात की और बातचीत की। आइए देखते हैं न्यू बोयनपल्ली कब्रिस्तान से सफदर अली मूसवी की ग्राउंड रिपोर्ट। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कोड़ंगल में पेश आए वाकये के बाद कांग्रेस हुकूमत और सीएम रेवंत रेड्डी पर कई सवाल उठ रहे हैं। खुद को सेक्युलर कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तेलंगाना के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के वफ़ के इदारे क्या वाकई महफूज है? कोड़ंगल में वफ़ का कब्रिस्तान, चिल्ला और आशुर खाने को मुनहदिम कर देने के बाद अब बोवनपल्ली के वफ़ के कब्रिस्तान के ऊपर डेमोलिशन के काले बादल छाए हुए हैं।
उसी का जायज़ा लेने के लिए मीम टीवी आज बोयनपल्ली सिकंदराबाद में आई है और यहाँ के वफ़ का कब्रिस्तान का जायज़ा लेंगे। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मुसलमानों की वफ़ की प्रॉपर्टीज़ को कभी लूटा गया तो कभी एंक्रोच किया गया या फिर रोड वाइंडिंग के नाम पर डेमोलिशंस हुए। और यहाँ पर सवाल जो है नाम नेहाद सियासी जमातों से भी किया जाता है कि वफ़ के पहरेदारों के होते हुए भी तेलंगाना में इतनी सारी वफ़ की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से लुट गई। तो इस वक्त हम जो है बोयनपल्ली सिकंदराबाद के एक वफ़ के कब्रिस्तान के यहाँ मौजूद है और जिस तरीके से कोड़ंगल में जो वाक़या पेश आया, रोड वाइंडिंग के नाम पर जो है रातों रात कब्रिस्तान वफ़ का जो है मुनहदिम कर दिया गया था, तो कहीं वही चीज़ यहाँ पर सेम रिपीट ना हो, इस वास्ते मीम टीवी की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के जो मुकामी जो मुस्लिम बोर्ड जो यहाँ की एक तंजीम है, उनके मैनेजिंग कमेटी मेंबर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इशू क्या है, उसके बारे में ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, मेरा नाम सैयद सिराज है। हम लोग यहाँ न्यू बोयनपल्ली के रहने वाले हैं। तो ये जो कब्रिस्तान आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और इसकी एक जो मैनेजिंग कमेटी है जो वक्फ बोर्ड के तहत मुकर्रर की जाती है, वो हमारी मुस्लिम बोर्ड कमेटी है, जो कि 1956 में वो एक इस्टेब्लिश हुई थी वो कमेटी। तो पिछले 1 दिसंबर 2024 को हुकूमत के जानिब से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक नोटिस जारी की गई थी। उसमें साफ सीधा ये बताया गया था कि पैराडाइज जंक्शन से लेकर डेयरी फार्म जाने वाली रूट पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी हद में यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ताड़बंद का कब्रिस्तान है, उसकी 1 एकड़ जगह, और ये जो पीछे मौजूदा कब्रिस्तान है इसकी 1 एकड़ जगह तकरीबन गवर्नमेंट एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। और उसी सिलसिले में हमको नोटिस दी गई थी। उसके बाद उसी नोटिस में एक नीचे ये लिखा गया था कि अगर किसी को ये एलिवेटेड कॉरिडोर से ऑब्जेक्शन है तो आप लोग अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकते बोलकर। तो उसी बुनियाद पर हम हमारी मुस्लिम बोर्ड की कमेटी और हमारे ताड़बंद कब्रिस्तान की कमेटी वाले ने दोनों ने मिलकर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो तेलंगाना स्टेट के हैं उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको एक ऑब्जेक्शन लेटर डाले हम, और साथ ही साथ उसमें हम कॉपी 2 के हिसाब में ये जो नोटिस आई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आई थी, तो रेवेन्यू के जो मिनिस्टर है उनको दिए, कलेक्टर को दिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए, स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर को दिए, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलकाजगिरी उनको दिए, कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए उनको दिए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दिए, तेलंगाना स्टेट के जो SC ST BC माइनॉरिटी के ऑब्जर्वर जनाब शब्बीर अली साहब उनको दिए, कंटोनमेंट के CO, कंटोनमेंट के DO, RDO, MRO, ये तकरीबन जनों को हम लोगों ने ऑब्जेक्शन रेस किया। और उसके साथ ही साथ वही ऑब्जेक्शन लेटर में साथ ही साथ अपील भी की है कि ये जो भी हो रहा है ये गलत होने जा रहा है, लिहाजा आप अपने प्लान में थोड़ा मॉडिफाई कर ये कब्रिस्तानों की दीवार को बचाओ बोलकर। उसके फौरी बाद में 17 फरवरी को एक हमारे को कलेक्टर ऑफिस से एक नोटिस आई कि 21 फरवरी तक आप ये दोनों कमेटी वाले आइए, हमारे पास रुजू होइए, हमसे मुलाकात करिए बोलकर। 21 फरवरी 2025 को बोयनपल्ली कब्रिस्तान की कमेटी और ताड़बंद के कब्रिस्तान की कमेटी दोनों ने कलेक्टर ऑफिस में जाके कलेक्टर, स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर से मुलाकात करे, तो उन्होंने साफ सीधे अल्फाज में ये बता दिए कि ये कब्रिस्तान किसी हाल हमको चाहिए एलिवेटेड कॉरिडोर के वास्ते, और इसके लिए अगर आपको चाहिए तो कॉम्पनसेशन देने तैयार है हम, या इधर लैंड एक्सचेंज देने को तैयार है। तो हम 2 कमेटी वालों ने वहाँ पर खड़े इमीडिएट वहाँ पर उनको फैसला देते हुए ये बताया कि अगर कोई ओपन लैंड अगर होती है तो हम देने के लिए हिचकिचाते नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खबर मौजूद है, दोनों कब्रिस्तान में सवों के खबर शहीद होने के इम्कान है। तो इसीलिए हमारा सीधा अल्फाज ये था कि दोनों कमेटी के जानिब से कि हम लोग तो हम दे नहीं सकते साहब ये बोलकर, हम वहाँ पर उनको बोलकर वहाँ पर दस्तखत करके हम उठ के आ गए। उसके फौरी बाद में 29 मार्च को इसी कलेक्टर ऑफिस से हमको एक नोटिस जारी की गई, ऑर्डर कॉपी, लेकिन वो हमको मिली जब नहीं मिली, 3 महीने के बाद में, यानी 24 जुलाई को हमको लेटर बाई स्पीड पोस्ट के ज़रिए हमको हमारे कमेटी ऑफिस
ऑफिस पर स्पीड पोस्ट के ज़रिए आया तो इमीडिएट हम क्या करें, वो नोटिस ऑर्डर कापी लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात करें। हम लोग वहाँ पर जाके उन्होंने हमको ये तयख़ुन दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है, चाहे जितने भी तेलंगाना के कब्रिस्तान हों, ये हमारे मातहत आते हैं वक्फ बोर्ड के, और हमारी बगैर इजाज़त के, हमारी बगैर मंजूरी के कोई धक्का नहीं लगा सकता बोलकर उन्होंने हमको एक दिलासा हिम्मत दिए। तो हम उनके बात पर भरोसा कर वहाँ से उठ के आ गए कि भाई चलो, कम से कम एक चेयरमैन है स्टेट का, उन्होंने एक भरोसे की बात किया बोलकर। लेकिन हाल ही में जो कोड़ंगल का वाक़या हुआ, वहाँ पे भी वो भी तो वक्फ प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पे भी शहीद कर दिया गया, कब्रिस्तान हो या चिल्ला हो या आशुर खाना हो। तो वो माहौल को देखते हुए ये दो कब्रिस्तान के कमेटी वाले और यहाँ के सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों में एक अफरा तफरी मच गई कि अरे वहाँ पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हुए वहाँ पर तोड़ दिए, तो फिर यहाँ पे भी हमको भी उन्होंने दिलासा दिए कि कुछ नहीं होता बोलकर। फिर अगर कल के दिन अगर तोड़ने के बाद में आके फिर हमको दिलासा दिए तो वो दिलासा कुछ काम का नहीं है। तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये जो प्लान एलिवेटेड कॉरिडोर का आप लोगों ने बनाया है, इसमें हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, आज हम इस मीम टीवी के ज़रिए हमारे हुकूमत के जो तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब है उनसे ये अपील कर रहे हैं कि ये जो दो कब्रिस्तान सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है, आज हम कांग्रेसी है और हमारा यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का है, हुकूमत कांग्रेस की है। तो जब हम ये मुद्दा लेकर हमारे एमएलए साहब के पास गए तो उनके साफ सीधे अल्फाज ये थे कि ये हुकूमत का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ बोलकर। तो मैं हमारे सीएम साहब से मैं एक ही अपील ये करना चाह रहा हूँ कि ये एमएलए कैंडिडेट आपका जो है उसका लुकआउट तो आप देखिए। हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर के प्लान को थोड़ा सा तब्दील कीजिए। और मैं साथ ही साथ में तेलंगाना स्टेट के सभी माइनॉरिटी लीडर से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से 2014 से लेकर 2024 तक बीआरएस की गवर्नमेंट की तरफ से जो कई मसाजिद, कई आशुर खाने, कई कब्रिस्तानों को शहीद किया गया था, उस टाइम पर जो तुम लोगों का जो पूरे तेलंगाना स्टेट में बोलबाला था, जो हल्ला मचा रहे थे, जो आप आवाज़ उठा रहे थे हक़ के लिए, मसाजिदों के लिए, आज मैं आप लोगों को ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आपको वक्त है, अभी ये कब्रिस्तान को कुछ किए नहीं, अभी तो सिर्फ नोटिस आई। तो मैं आप लोगों से, सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मुद्दा आप लोग अपने हाथ में लीजिए और अपने हक़ की आवाज़ उस टाइम पर जो बीआरएस की गवर्नमेंट के टाइम पे उठाए थे, इस बार भी ये तो आपकी खुद की हुकूमत है, इनसे आप तो आसानी से लड़ सकते हैं। जाइए, आज हमारे ये दो कब्रिस्तान को बचाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे सवाल कांग्रेस गवर्नमेंट से भी है, साथ ही साथ जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी है कि वादे और कमिटमेंट्स तो किए जाते हैं, लेकिन बात यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की है। जिस तरीके से कोड़ंगल में रातों रात बुलडोज़र लाकर जो है वफ़ के कब्रिस्तान को, छिल्ला और आशुर खानों को मुनहदिम कर दिया गया, तो बोवनपल्ली में तो नोटिफिकेशन मिल चुकी है, एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, और उसके बावजूद अभी तक जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से या कांग्रेस हुकूमत की तरफ से कोई इस बात का कानूनी कार्रवाई नहीं की गई कि किस तरीके से इसको बचाया जाए। सवाल देखिए यहाँ पर साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी है, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम से भी है कि यह कब्रिस्तान है वफ़ का और मुसलमानों की मिल्कियत है। तो बात कहीं ना कहीं दीन और शरीयत की आती है, तो ये उन्हीं का सब्जेक्ट है। तो उनको भी चाहिए कि आगे बढ़े और हुकूमत को अपनी तरफ से जो है आप बिना किसी की हिदायत के एक नोटिफिकेशन, एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए ताकि इस कब्रिस्तान को जो है बचाया जा सके। तो इस कब्रिस्तान के कुछ विजुअल्स भी हम आपको बताएंगे। बताया जा रहा है कि 30-40 फीट तक जो है कब्रिस्तान के अंदर डेमोलिशंस होंगे, 50-60 फीट तक भी जो है बात की जा रही है। तो काफ़ी खबूर है यहाँ पर जो वो भी मुनहदिम हो जाएंगे। तो इस कदीम कब्रिस्तान के अंदर एक दरगाह भी मौजूद है, इसकी तारीख क्या है? ये देखिए, बारगाह सैयद हसन दुल्ला खातिर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है ये। आप जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं तख्ती पर, यहाँ पर 1072 हिजरी यानी आज के मौजूदा वक्त में 1447 हिजरी चल रही। अगर हिसाब करेंगे तो तकरीबन 375 साल पुरानी ये दरगाह मौजूद है। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाए तो ये कब्रिस्तान जो है करीब 400 साल पुराना कब्रिस्तान है।
तो ये कब्रिस्तान के अंदर हम मौजूद है। वहीं पे बाउंड्री वॉल है, झाड़ है जो उगे हुए, और काफ़ी खबर जो है खबूर यहीं पे छुपे हुए। पूरी कब्रिस्तान जो है ये जो खबूर जो सामने दिख रहे हैं, और डेमोलिशन ड्राइव हुआ तो ये पूरी चली जाएंगी। हाँ, वो जो दीवार देख रहे हैं आप, वहाँ से जो बाहर से जो 20 मीटर की मार्किंग डाले है, उस हिसाब से अगर देखते हैं तो तकरीबन 65 से 70 फीट बोले तो ये खबर हम भी चल जाते हैं, और पीछे जो दिख रहे हैं आप वो भी खबर चल जाने वाले हैं इस हिसाब से। ऐसे कितने खबर है जो पूरे इम्पैक्ट होगा जो? भाई अभी देखिए झाड़ियाँ हैं जो बारिश की वजह से जो अचानक ये जंगली झाड़ जो इतना उड़ गए से है, अगर ये हिसाब से देखें तो सबों के खबर हो जाते हैं इसमें। तो वक्त रहते ही अगर इसी वक्त इस पर एक्शन करके इसको अगर कानूनी कार्रवाई के तहत रोका जाए तो ये खबूर जो है बच जाएगी, वरना पता चलेगा, एक न्यूज़ आएगी रात में बुलडोज़र लाकर जो है अचानक से जिस तरीके से कोडंगल में मुनहदिम कर दिया गया, उस तरीके खुदा ना खास्ता ना हो। तो मीम टीवी के ज़रिए हम यही बोलना चाहेंगे, चाहे वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हो या तेलंगाना हुकूमत हो या जो भी ज़िम्मेदार डिपार्टमेंट है या माइनॉरिटी मुस्लिम क़यादत है, कि वो जल्द से जल्द आए और इस पर एक कोशिश करे और जल्द से जल्द इसको कानूनी कार्रवाई के तहत रुकाया जाए। अगर पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने से या फिर इंसानी जंजीर या फिर कभी बत्ती गुल कर देने से वफ़ की प्रॉपर्टीज अगर बच जाती तो तेलंगाना में हज़ारों करोड़ों का इंक्रोचमेंट नहीं होता। मीम टीवी ये सवाल MP असदुद्दीन ओवैसी से हरगिज़ नहीं पूछता अगर वो वक्फ बोर्ड के मेंबर 1995 से ना होते। मीम टीवी ये सवाल मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से भी नहीं पूछता अगर वो ऐवान असम्बली में वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात या फिर CBCID इंक्वायरी करने का दावा करते। क्या ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल ड्रामा है कि हुकूमतों के साथ मिलकर आवाम की आंखों में धूल झोंकना? अब हम मौजूद है ताड़बन ग्रेवयार्ड में, मौजूद है बोवनपल्ली के सिकंदराबाद में। ये वफ़ का कब्रिस्तान भी, यहाँ पे भी मार्किंग हुई है बाउंड्री वॉल पर, तो यहाँ पे भी हम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के ज़िम्मेदार है और आपको क्या तफसीलात है वो बताएंगे। तो अब हम ताड़बन कब्रिस्तान जो बोवनपल्ली सिकंदराबाद का एक और वफ़ का कब्रिस्तान है वहाँ पे मौजूद है। इस कब्रिस्तान की जो कंपाउंड वॉल है उस पर भी मार्किंग की गई है सेम जो है कॉरिडोर के लिए। तो साहब से बात करेंगे कि यहाँ पे जो मार्किंग हुई है वॉल पर, तो आप बता सकते हो कि ये कितने खबर है मुतासिर होंगे, से कितने मुनहदिम होने के चांसेस हैं? उसमें पेपर में ऐड में डाला था कि कुछ कम एक एकड़ जाएगा बोल के, तो वो लोग वहाँ से दीवार के पास में मार्किंग करे थे, क्रास में जाएंगे बोल के ऐसा एक एकड़। तो वो जो क्रास में जो जाएगा ना तो उसमें 100 खबर आ जाएंगे, और ये 100 खबर 300 साल 400 साल पुराना कब्रिस्तान है ये, और इसमें खजीम मज़ारा है, खबरा है और लोगों का सेंटिमेंट है। हम भी अपील करें गवर्नमेंट से, हमारे MP साहब से, शबीर अली साहब से, अकबर साहब से, DO से, CO से, हमारे कंट्रोनमेंट श्री गणेश MLA साहब से, उन्होंने भी बोले श्री गणेश MLA साहब जो भी हो सका मैं MLA साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पास ले आऊँगा और रोकने की कोशिश करूँगा बोल के उन्होंने भी एक वायदा करे। और 100 सालों से ये अब का नहीं जब का नहीं है, वक्त करे से ताड़बन के लोग वक्त करे से बोर्ड के कब्रिस्तान ये, तो इसमें 100 सालों से खबरां भी है। तो लोग मालूम हुआ जैसा रोड कटिंग में कब्रिस्तान जाने वाला है बोल, तो ये ताड़बन कब्रिस्तान को 9 मस्जिदें जुड़ते हैं, इसको 9 मस्जिदों से मैयत आते हैं यहाँ पर। तो 2.5 से 3 लाख पब्लिक का कब्रिस्तान है ये, तो अंदाजा लगा लो पब्लिक के दिल में क्या बीतनी क्या है। हम सब इकट्ठा हुए, 9 मस्जिदा वाले जमा हुए, फिर इसके मामले में जिक्र करके क्या करेंगे बोले, फिर हम लोग यहाँ लेटर देंगे, अपना रिक्वेस्ट लेटर देंगे सब जगह बोल के, बाई पोस्ट हमारे CM साहब को भी हम बाई पोस्ट भी करे से। तो बात इतनी यहाँ पर यही है कि ये कोई एम्प्टी लैंड नहीं है, ये कब्रिस्तान है वफ़ का, और काफ़ी खबूर जो है यहाँ पर मौजूद है। कोडंगल में जो इशू हुआ उसके बाद लोगों के दिलों में काफ़ी डर ये बसा हुआ है कि अब इसको भी जो है मार्किंग करके गए हुए हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, तो क्या ये खबर भी खुदा ना खास्ता रातों रात अगर बुलडोज़ लगाकर इसको भी मुनहदिम कर दिया गया तो ये बहुत ही जो है अफसोस की बात होगी। तो मीम टीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब ही यही था कि जो कोडंगल में जो इशू हुआ वो यहाँ पर ना हो और वक्त रहते इसको पहले ही अलर्ट कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई वक्फ बोर्ड चेयरमैन आकर या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आकर ये ना बोले कि हमको पता ही नहीं था, हमारी नॉलेज में ये बात नहीं थी। उसके सामने वो रोड के उस तरफ में जो है वो डिफेंस लैंड है, चाहे तो आप डिफेंस को लैंड एक्सचेंज करा के आप कहीं और लैंड दीजिए, हुकूमत करने बैठी तो ये चीज़ कर सकती, तो वो जगह पर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेमोलिश कर ये कब्रिस्तान की दीवार को बचाइए। तो ताड़बन का ये कब्रिस्तान है, बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है मार्किंग करके सीधा जो कंपाउंड वॉल जो पूरी जा रही है
तो अंदर काफ़ी हिस्सा जो है डेमोलिश होने वाला है अगर वक्त पर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया रोकने के लिए। तो ये तमाम जो है ज़िम्मेदारान है जिन्होंने मीम टीवी को इस बात से आगाह कराया ताकि हम आके यहाँ पे कवरेज कर सके। और जो कोडंगल में जो एक नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया वो यहाँ पे जो है फिर से रिपीट ना हो। हमारे मीम टीवी के ज़िम्मेदार जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है जनाब सैयद सफदर अली साहब और हमारे कैमरामैन आबिद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम दोनों कमेटी की जानिब से जो आपसे हम कल रुजू हुए, आज कीमती वक्त आपका निकाल कर जो आज हमारे इस मसले को कवरेज देने के लिए जो आए है उसका तहे दिल से हम दोनों कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम अल्लाह से यही उम्मीद करते हैं कि आपके इस चैनल के ज़रिए तेलंगाना हुकूमत तक हमारा ये पैगाम पहुँचे और इस मसले का हल जल्द से जल्द गवर्नमेंट निकाल सके बोलकर हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके एंटायर टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा